सबकी जमा हो गई ना? चलो ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। अधिसूचना आप लोगों को पता है, आपके क्या सिलेबस में पत्र भी हैं और जितने भी पत्र कराए हैं, समझ रहे हो, सभी के बारे में बहुत स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी अधिसूचना हो यानी कि सरकार के द्वारा किसी सूचना का प्रसारण किया जाना हो, समझ गया ना, तो सबसे पहले छपती है वो सरकारी गजट में। किसमें? अधिसूचना किसमें छपती है? सरकारी गजट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगीत द्वारा व्यक्ति का डैश डैश प्रभावित होता है, रिक्त स्थान पर आएगा। संगीत द्वारा व्यक्ति का अधिकार प्रभावित होता है, सही नहीं है। कर्तव्य प्रभावित होता है, ये भी सही नहीं है। शरीर प्रभावित होता है, ये भी नहीं। आचरण प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? आचरण। तो क्या सही होगा? आचरण। इसमें क्या आएगा रिक्त स्थान में? आचरण। क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत क्या, अब चीजों को थोड़ा बदलना भी पड़ेगा, समझ गया ना, क्योंकि वाक्य है, वाक्य में सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वाक्यों की क्रमबद्धता भी है, समझ गया ना, इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्रमबद्धता कई बार पूछता है, समझ गया ना। निम्नलिखित में से वाक्यों का कौन सा क्रम गलत है, पहले बहुत पूछा है। अगर आप 2016-17 के पेपर देखोगे यूके ट्रिपल एससी के, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हिंदी में जिनमें वाक्यों की क्रमबद्धता पूछी गई है, समझ गया ना। जब आपके पास क्या क्वेश्चन देने के लिए बहुत ही आपका कम सिलेबस होता है और क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा होती है, खासकर दरोगा वाले में ध्यान रखना, समझ गया ना। क्वेश्चनों की जो आपके टाइप है, सिलेबस तो वही रहेगा, लेकिन प्रकार क्या करेगा, थोड़ा बदल देगा, समझ गया ना। इसीलिए हर तरीके से अपनी तैयारी होना बहुत जरूरी है। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? खड़ी बोली हिंदी की जो महत्वपूर्ण आपकी बोली है, जो हमारे तराई और सहारनपुर आदि क्षेत्रों में जो बोली जाती है खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण भाषा बन गई आधुनिक वाले हिंदी साहित्य में, जिसे नई कविता का युग बोलते हैं, प्रयोगवाद के बाद, समझ गया ना। खड़ी बोली का पहला प्रयोग करने वाला आपका साहित्यकार था जॉन गिलक्राइस्ट। इसी ने पहली बार आपका खड़ी बोली का पहला प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा शुद्ध वाक्य है? आज घोड़ा दौड़ भी होगी। घोड़ा दौड़ नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? घुड़दौड़ भी होगी, तो इसका मतलब ये अशुद्ध है। मेरे लिए गणित एक कठोर विषय है, क्या होना चाहिए था? कठिन विषय है। ये भी क्या है? नौकर आटा पिसवाने गया, समझ गया ना, आटा नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? गेहूं पिसवाने। आटा तो बनेगा, समझ गया ना, तो ये भी क्या है? गलत। परमात्मा के अनेक नाम हैं, ये बिल्कुल सही है। अनेकों नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? अनेक नाम। ठीक है, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक मतलब विधिवाचक, क्रिया के करने का तरीका। अत्यंत, अत्यंत क्या होना चाहिए बताओ? मात्रा। क्या होना चाहिए? मात्रा, यानी कि ये क्या है? परिमाणवाचक। क्या है? परिमाणवाचक। ठीक है, और आजकल क्या होना चाहिए? काल, तो ये क्या है? कालवाचक। कदाचित, कदाचित का मतलब क्या है? तरीका, समझ गया ना, किस तरीके से, कदाचित। तो क्या है? रीति, यानी कि विधि। रीति या विधि है ये। बाहर क्या है? स्थान। क्या है? क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और विधिवाचक। तो ये वाला क्या है? कदाचित विधि। क्या है? विधि या रीति। रीति या विधि एक ही बात है, किसी चीज को करने का तरीका, क्योंकि क्रिया कब हुई क्या बताएगा? समय। क्रिया कहां हुई क्या बताएगा? स्थान। क्रिया कितनी हुई क्या बताएगा? क्रिया की मात्रा। और क्रिया कैसे हुई क्या बताएगा? क्रिया की रीति या होने की विधि, समझ गया ना, तो रीतिवाचक कह रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। बच्चा मैदान में दौड़ाया जाता है। बच्चा मैदान में दौड़ाया जाता है वाक्य में वाच्य होगा। बच्चा मैदान में दौड़ाया जाता है वाक्य में वाच्य। क्या पूछ रहा है? वाच्य पूछ रहा है। अब देखो, बच्चा मैदान में दौड़ाया जाता है, दौड़ाने वाला तो है ही नहीं इसमें, करता नहीं है, समझ गया ना। दौड़ाना क्या हो रही है? क्रिया। मैदान क्या है? क्रिया करने का माध्यम, यानी कि कर्म। बच्चा क्या है? करता कहां है? दौड़ाया जाता है बोल रहा है, यानी कि दौड़ाने वाला तो कोई और है, यानी कि बच्चा भी क्या है इसमें?
कर्म है, कर्ता नहीं है। बच्चा दौड़ रहा होता है तो तब बच्चा कर्ता होता, बच्चे को दौड़ाया जाता है कह रहा है, यानी कि बच्चा खुद करने वाला नहीं है, बल्कि यहां प्रेरणार्थक क्रिया है। बच्चा क्या होगा? कर्म होगा। समझ गया ना? तो इसका मतलब कर्म है, तो कर्म ही क्रिया को क्या प्रभावित कर रहा है, तो क्या होगा? कर्मवाच्य। ठीक है, ध्यान रखना ये इसमें, ये वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, ये एक क्रिया के साथ दो कर्म है। रमा विद्यालय गई थी, वाक्य में काल होगा। रमा विद्यालय गई थी, समझ गया ना? तो क्या होगा बताओ? पूर्णभूत। गई थी, बात खत्म हो गया। समझ गया ना कि रमा विद्यालय गई थी, पूर्णभूत। नाम धातु क्रिया बनती है, नाम धातु, नाम से जो धातु बने, क्रिया के मूल को क्या बोलते हैं? धातु। समझ गया ना? और ऐसा क्रिया शब्द जो किससे बने? नाम से। नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा। किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं ना। तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? हमेशा नाम धातु क्रिया किससे बनती है? संज्ञा। नाम का मतलब संज्ञा, धातु का मतलब क्रिया का मूल। समझ गया ना? तो नाम धातु क्रिया का मतलब हो गया ऐसा क्रिया मूल जो किसी संज्ञा से बना है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? नाम धातु क्रिया। अगला क्वेश्चन है, पानी का रंग हरा है, पानी का रंग हरा है, निम्नलिखित वाक्य में से विशेष क्या होगा? किसी भी वाक्य में या शब्द में, समझ गया ना? जैसे आपने कहा काली मिर्च, क्या कहा? काली मिर्च। समझ गया ना? जो विशेषता बताता है जो शब्द, उसे विशेषण बोलते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं? विशेष। मिर्च की विशेषता बताई जा रही है तो मिर्च क्या होगा? विशेष। और काला, काला इसका रंग विशेषता बता रहा है तो ये क्या होगा? विशेषण। क्या होगा? विशेषण। अब ये बताओ, पानी का रंग हरा है, ये हरा होना किसकी विशेषता है? पानी की। तो पानी यहां पर क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? विशेष। हरा होना क्या है? विशेषता। तो पानी ही इसमें क्या होगा? विशेष होगा। तो ये सही आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक पाठ पढ़ाता है, वाक्य में कारक होगा। शिक्षक पाठ पढ़ाता है, वाक्य में कारक होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जहां पर चिन्ह का लोप हो जाता है, अधिकतर चांस ये होते हैं कि या तो वहां पर कर्ता होता है या फिर कर्म होता है। ठीक है, कर्ता के वर्तमान वाक्य के साथ क्रिया के संबंध में कभी कभी क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसी को भूतकाल में बोल करके देखो, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। इसी को भूतकाल में बोल करके देखोगे तो क्या आएगा? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। वैसे भी यहां बात ही शिक्षक की हो रही है। बात ही किसकी हो रही है? शिक्षक पाठ पढ़ाता है। ये वाक्य वैसे क्या है बताओ? वाच्य के हिसाब से क्या है? कर्तृवाच्य है ना। तो जहां पर कर्म की प्रधानता हो वहां पर तो क्या हो जाता है? कर्म कारक। जहां कर्ता की प्रधानता हो वहां कर्ता कारक। समझ गया ना? कर्ता ने। समझ गया ना? तो इसमें कौन सा आएगा? कर्ता कारक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसे मैंने लिखा है ना आपको परिभाषा में। समझ गया ना कि वर्तमान काल के संबंध में क्रिया का क्या हो जाता है? लोप। ऐसे वाक्य को मैंने क्या बोला? एक बार किसमें बोल करके देखो? भूतकाल में ले जा करके देखो। समझ गया ना? आपको पता आ जाएगा कौन सा चिन्ह निकल करके आएगा। बहुत सारे वाक्यों में कर्ता होता ही नहीं है, वहां कर्म प्रधान होता है। तो फिर वो कर्ता कारक कैसे होगा बताओ? जब कर्म ही प्रधान हो गया तो कर्म कारक ही होगा। वाच्य से भी समझा जा सकता है इसको। समझ गया ना? अगर आपको कारक निर्धारित करने में दिक्कत हो रही है तो आप देखो वाक्य में वाच्य क्या है। अगर वाच्य आपका कर्ता निकल रहा है तो वहां कारक भी क्या आ जाता है? कर्ता आ जाता है। और कर्म, जैसे फूल मत तोड़ो, जैसे आपने लिखा फूल मत तोड़ो। ठीक है, एक वाक्य क्या लिखा? फूल मत तोड़ो। अब आपसे कोई ये कहता है कि इस वाक्य में वाच्य क्या होगा? समझ गया ना? तो आपने कहा फूल मत तोड़ो, यहां कर्ता तो है नहीं, फूल क्या है? कर्म है। तो क्या वाच्य आएगा इसमें? कर्मवाच्य। अब देखो कोई आपसे इसमें कारक पूछ ले कि इसमें कौन सा कारक होगा, कारक चिन्ह तो दिया ही नहीं है। समझ गया ना? कारक चिन्ह नहीं दिया है ना। कौन प्रधान है इसमें? कर्म प्रधान है ना ये वाक्य।
तो इसका मतलब क्या है, इसमें कर्मवार। अब इसे वैसे पोल करके देखो, फूल को मत तोड़ो, कर्ता ने कर्म को, क्या है इसके साथ, कर्म को। बहुत विधियां हैं पहचानने की, बस जल्दबाजी ना करें। समझ गया ना। होता क्या है कि हम चीजों को बहुत ही क्या हल्के में लेते हैं, और हल्के में लेने के कारण हमारे 4-5 क्वेश्चन खराब हो जाते हैं। ऐसा करना नहीं है। समझ गया ना। देखो हम इतने समय तैयारी करते हैं, समझ गया ना, रात में हमें सोने के टाइम में कटौती करनी पड़ती है, अपने घूमने फिरने सब टाइमों में कटौती करके, बड़े सेक्रीफाइस करके हम तैयारी करते हैं। समझ गया ना। और तैयारी उस दिन के लिए करते हैं और उसी दिन हम गलती कर बैठते हैं। फायदा क्या है बताओ। जिस चीज के लिए आप साल भर बेचैन रहे, जिसको करने के लिए साल भर आपने रातों की नींद हराम कर रखी है, जिस चीज को करने के लिए आप तड़प रहे हैं, उसी दिन जाकर के अगर आपने चीजें खराब कर दी तो फायदा क्या है बताओ। कोई फायदा है नहीं है ना। तो ये समझ लो कि एग्जाम का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझ गया ना। उस दिन के लिए आपको अपनी सूझबूझ इतनी अच्छी बना के रखनी है कि उस सूझबूझ का उपयोग करके आप उस एग्जाम के लिए अपनी सारी, जितनी आपने कसरत करी है, जितना आपने अभ्यास करा है, समझ गया ना, वो सब अनुभव, अभ्यास, ज्ञान वहां पर आपका दिखना चाहिए। समझ गया ना। एग्जामिनर को यह पता नहीं होता है कि आप कौन हो। समझ गया ना। वो केवल आपकी कॉपी देखता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने एकेडमिक्स में 90% वाले थे या 39% वाले थे। वो देख ही नहीं रहा है। वो क्या देख रहा है, उसके पास कोई विवरण नहीं होता, उसके पास केवल कॉपी होती है और उसमें भरे हुए वनडे एग्जाम में गोले होते हैं। उनमें से आपने कितने गोले सही भरे हैं वही डिसाइड करेगा कि आपके कितने नंबर आएंगे और आप मेरिट में हो गए या नहीं हो गए। तो आप ये बताओ, समझ गया ना। तो आपका परिचय वो गोले भरना है या नहीं है, वो गोले सही जगह पर भरे जाएं, इसके लिए आपको हर वो तरीका कि आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है तो इसका आंसर ऐसे दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर ऐसे दिया जाएगा। समझ गया ना। इसी को तैयारी बोलते हैं। तैयारी का मतलब क्या है बताओ। किताब खोल के केवल पढ़ना ही थोड़ी तैयारी है। समझ गया ना। तैयारी का मतलब होता है कि जिस आपके पिच पर आप खेलने के लिए जा रहे हो, उस पिच के स्वभाव को भी आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। उस पिच के स्वभाव को भी क्या आपको, जिस भी मैदान में जा रहे हो, क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हो, बाउंस पिच है तो बाउंस के हिसाब से अभ्यास करके जाओगे, है ना। धीमी पिच है तो धीमी पिच के हिसाब से, फास्ट पिच है तो फास्ट पिच के हिसाब से, स्पिनर की पिच है तो स्पिनर की हिसाब से। अगर आपके में सभी तरह की टैक्टिस नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। समझ गया ना। आपको यह पता होना चाहिए कि एक खिलाड़ी आज की डेट में वही अच्छा है जो हर तरह की पिच में खेल सकता है। समझ गया ना। यानी कि आपके परीक्षा के दिन अगर आप हर तरीके से दिए गए प्रश्न का उत्तर दे सकते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। समझ गया ना। थोड़ा प्रश्न बदल दिया, आपने रट्टा मारा था और आपका थोड़ा हट करके दे दिया, आपने जल्दबाजी में गलत डिसीजन लिया और प्रश्न खराब हो गया, आप बाहर हो जाओगे। समझ गया ना। वो दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जितना भी काम कर रहे हैं, समझ गया ना, जितना हम बेचैन है आज की डेट में, समझ गया ना, हर दिन हम कई दिन क्या हमें सपने भी ऐसे आते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर अचानक पसीने के साथ क्या नींद खुलती है। ऐसा भी होता है ना बहुत बार। मुझे तो होता था, आप लोग भी इंसान ही हो, मैं सोचता हूं कि आप लोगों को भी होता होगा। जो रियल में बहुत मेहनत कर रहा है उसे जरूर ये फीलिंग आती होगी। समझ गया ना। क्योंकि ये सारी चीजें क्या हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इतने ज्यादा हावी हो जाती हैं कि हमें क्या, जब भी हम सोते हैं आराम की उसमें होते हैं तब भी वो हमें पीछा नहीं छोड़ती। बताओ इतनी बेचैनी हमने सह रखी है, साल 2 साल 3 साल मेहनत करके, और एग्जाम के दिन हम क्या थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण चीजों को खराब क्यों करें बताओ। आप सोचो भाई, 3 साल आपने पढ़ रखा है, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, बहुत सारी चीजें डिस्कस करी होंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्लू मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा क्या हिंट मिलेगी जिससे आपका क्वेश्चन सही हो जाए। ये करना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो। इस सारी चीजों को आत्मसात कर लो। एग्जाम के दिन छोटी छोटी चीजें जो 2 3 4 क्वेश्चन आपके बना दे, वही आपको सिलेक्शन दिला देते हैं। पढ़ने वाले बच्चे, समझ गया ना, जो 1 1 2 2 4 4 नंबर से फंसते हैं, समझ गया ना, उन्हें हमेशा अपने ऊपर काम करना चाहिए। पढ़ाई से ज्यादा अपने ऊपर काम करना चाहिए कि मेरी कमी कहाँ है। समझ गया ना, मैं कहां पर क्या खराब हो रहा हूं। समझ गया ना। उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके जाओ। आपको पता होना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एग्जाम के लिए क्या, आपके अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। समझ गया ना। पेशेंस आपका हमेशा किसके साथ आता है, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आने के 2 वो होते हैं, या तो आप इतने कठिनाइयों से गुजरे हो कि आप खुद ही मैच्योर हो जाओ, या आपका साथ इतना अच्छा होना चाहिए, आप हमेशा मैच्योर व्यक्ति के उसमें रहते हो और उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी
चीजें करने के तरीके से आप सीखते हो मैच्योरिटी। समझ गया ना? उम्र तो सिखाएगी, जब आप 40 के हो गए, समझ गया ना, तब आप 24 की तरह नहीं सोचोगे। आपके सोचने के तरीके अलग हो जाएंगे, आपकी समझ के तरीके अलग हो जाएंगे, वो तो प्राकृतिक है। उसके अलावा क्या है, एक तरीका ये है, समझ गया ना, कि आपने इतने कठिनाइयों में काम करा हो कि उसकी जगह साधारण चीजें आपके लिए बहुत सरल लगती हैं। एक दूसरा, आप ऐसे आदमी के गाइडेंस में हो जो आदमी खुद बहुत अनुभवी है और बहुत मैच्योरिटी के साथ काम करता है, जल्दबाजी नहीं करता है। समझ गया ना? उसकी मैच्योरिटी में किए गए कामों से आपको सीखने को मिलता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। समझ गया ना? जब हमें किसी चीज के बारे में, टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं और किसी व्यक्ति से उसके बारे में सुनते हैं, समझ गया ना, किसी महान व्यक्ति से उसके बारे में सुनते हैं, तब हमें एहसास होता है कि अच्छा इसका पक्ष ये भी होता है। समझ गया ना? तो वहां पर हमारी सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, थोड़ा और डेवलप हो जाती है, थोड़ा और मैच्योरिटी आ जाती है। समझ गया ना? और एग्जाम के लिए मैच्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन हमेशा क्या करते हैं, ले डूबते हैं। ठीक है, चलो अगला है, पानी शब्द का बहुवचन होगा। पानी तो पानी है, समझ गया ना, वो तो क्या है, बहुवचन ही शब्द है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, एक वचन। द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, एक वचन। पानी क्या है, तेल क्या है, घी क्या है, कोयला क्या है, माप तोल जिनकी की जाती है ना, वो सब क्या होते हैं, एक वचन। ठीक है, कई बार तो हमें यह होता है कि ग्रामर अप्लाई करने से पता चल जाता है। समझ गया ना? कई बार यह होता है कि हमें ग्रामर के नियम भी साथ में ध्यान में रखने पड़ते हैं कि हाँ भाई इसमें यह नियम होगा। उससे क्या होता है, चीजें हमारी आसान हो जाती है। समझ गया ना? जैसे हमारे पास आता है कि अब इसमें कौन सी संज्ञा होगी। आपने पढ़ रखा है कहीं पर कि प्राकृतिक घटनाओं पर संज्ञा हमेशा जातिवाचक होगी। अब आपके लिए कितना आसान हो गया। किसी ने तूफान कहा तो आपने कहा कि क्या ये प्राकृतिक घटना है। हवा कहा प्राकृतिक घटना है। समझ गया ना? आपने कहा क्या बोलते हैं, बारिश, समझ गया ना, प्राकृतिक घटना है। सुनामी कहा प्राकृतिक घटना, ज्वालामुखी कहा तो बहुत आसान हो गया ना, क्योंकि एक लाइन में आपको डेफिनेशन पता है सबकी कि कोई भी प्राकृतिक घटना होगी तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। समझ गया ना? वैसे ही आपने मैंने बहुत सारी जगहों पर नियम लिखा रखे हैं ना आपको। समझ गया ना? एक नियम क्या लिखा रखा है, किसके संबंध में, वचन के संबंध में। समझ गया ना, कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो भी होंगी वो क्या होंगी, एक वचन। क्या होंगी, एक वचन। ठीक है, इसलिए पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है तो पानी एक वचन ही है। समझ गया ना? उसका पानियों जैसी चीज नहीं बनेगी, क्योंकि वो स्वयं में ही एक वचन है। कौन सा एक शब्द पुल्लिंग नहीं होता, कौन से शब्द पुल्लिंग नहीं होते, देखो नियम से ही है ये। वृक्षों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग। यहां पुराना पीपल खड़ा है या खड़ी है, खड़ा है ना, ये आम बहुत ही पुराना है ना। वैसे ही क्या, पर्वतों के नाम, श्रेणी नहीं, किसका नाम, पर्वतों के नाम। समझ गए ना? अगर आप श्रृंखला कहोगे तो फिर उसके आगे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाता है। समझ गया ना? आप कहोगे हिमालय संसार का सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत है, ऊंचा, ना कि ऊंची पर्वत है। अगर आप श्रेणी लगा दोगे तो श्रेणी शब्द तो अपने आप में ही क्या है, स्त्रीलिंग है ना। सबसे ऊंची श्रेणी है हो जाएगा फिर वो। हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्वत। पर्वत जिसके पीछे लगेगा, पर्वत शब्द, पर्वतों के नाम क्या होंगे, नक्षत्रों के नाम, स्त्रीलिंग होते हैं नक्षत्रों के नाम। रोहिणी नक्षत्र बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रोहिणी नक्षत्र। समझ गया ना? कितने नक्षत्र हैं, 27। आपके सौर परिवार में कितने हैं नक्षत्र, 27। 12 राशियां और 27 नक्षत्र, इसी से तो पूरा ज्योतिष शास्त्र बना है आपका। समझ गया ना? तो जितने भी नक्षत्रों के नाम हैं वो क्या है, ग्रहों के नाम पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी अपवाद है। ग्रहों के नाम क्या है, पुल्लिंग। पृथ्वी को हम पृथ्वी मां बोलते हैं, इसीलिए क्या है, अपवाद है। बाकी सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन नक्षत्र क्या, स्त्रीलिंग। राशियां क्या होती हैं, स्त्रीलिंग। नक्षत्र भी और राशियां भी। महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग। आपने कहा फागुन आ गया, फागुन आ गया। अगर स्त्रीलिंग होता तो फागुन आ गई कहते, है ना। तो ये क्या है, ये पुल्लिंग, ये पुल्लिंग, ये पुल्लिंग। पुल्लिंग नहीं है कह रहा है, कौन सा वाला सही होगा, नक्षत्रों के नाम।
अगला क्वेश्चन है, दुहिता निम्नलिखित में से किसका पर्याय है? दुहिता, दुहिता किसका होता है? पुत्री का। किसका होता है? पुत्री को क्या बोलते हैं? दुहिता। अगला, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उत धन ज्वल, ये एक क्या है? व्यंजन संधि है। तो में हुआ है अंत, हलंत लगाया हुआ नहीं है, यहां क्या है? जो है। यदि दूसरे पद का आरंभ जो में हो और पहले पद का अंत तो में हो, तो तो भी किस में बदल जाता है? जो में बदल जाता है। ये नियम है ना, समझ गया ना? तो ये क्या बन जाएगा? तो भी क्या बन जाएगा? जो ही बन जाएगा। तो ये बनेगा उज्ज्वल। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। पुनर्जागरण, र पूरा नहीं होता, इसीलिए ये गलत है। इसमें क्या है? पूर्ण जागरण हो गया है ये, क्योंकि र जिस स्थान पर उच्चारित होता है उससे अगले वर्ण के ऊपर जाता है। इसका मतलब र का स्थान यहां पर क्या है? यहां पूर्ण जागरण हो गया ये, इसीलिए ये भी क्या है? गलत। ये है पुनर, यानी कि र का उच्चारण कहां होगा? पुनर। जहां र उच्चारित होगा उसके ठीक कहां जाएगा? अगले वर्ण के ऊपर, आधा र। समझ गया ना? तो ये क्या बना? पुनर्जागरण। ये सही है। समझ गया ना? ये भी गलत है। तो वर्तनी ये वाली सही है। अगला, कौन सा वर्ण कंठ तालव्य है? कंठ मतलब गले से भी निकले और तालु से भी टच करे। उ उ दोनों क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। र क्या होता है? अंत्यस्थ। सौ क्या होता है? ऊष्म। ए आई, बोलो ए आई। ए और आई गले से भी निकल रहे हैं और तालु में भी टच हो रहे हैं, तो कंठ तालव्य कौन हुए इसमें से? ए और आई हुए। कंठ तालव्य कौन हुए? ए और आई। बाकी ये अ है, और कंठ तो होता है, तालव्य नहीं होता। आ भी कंठ होता है लेकिन तालव्य नहीं होता। ठीक है। अगला, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है? किसका? अल्प विराम। सबसे ज्यादा नियम लिखे ना अल्प विराम के आपने, सबसे ज्यादा जगहों पर यही प्रयोग होता है। समझ गया ना? हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल शब्द में कौन सा समास होगा? चरण कमल, तो क्या होगा? चरण समान कमल, यानी कि कमल कैसे हैं? चरण जैसे। मतलब कमलों की विशेषता कैसे है? चरण जैसी। समझ गया ना? तो जब विशेषता बताए तो क्या होता है? तुलना है ना यहां पर, तो इसीलिए ये क्या होगा? चरण कमल में क्या होगा? कर्मधारय। यहां तत्पुरुष नहीं होगा। आप ये मत सोचना कि ये कमल की बात कर रहा है, द्वितीय पद प्रधान है। समझ गया ना? और प्रथम पद गौड़ है। वैसे तो दोनों ही पद वो है, द्वंद्व होना चाहिए। समझ गया ना? चरण भी संज्ञा और कमल भी संज्ञा, तो द्वंद्व होना चाहिए था। समझ गया ना? लेकिन द्वंद्व क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर विशेषता होती है चरण कमल, यानी कि चरणों को कमल के समान बताया जा रहा है। समझ गया ना? इसीलिए क्या है ये, जबकि एक पद दूसरे पद की क्या बताए? विशेषता, यानी कि चरण किसके समान है? कमल के समान। ठीक है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? कौन सा एक तत्सम शब्द है? कान क्या है? तद्भव। क्या होना चाहिए था? कर्ण। जीव का क्या होना चाहिए था? जीवा। ठीक है, और दांत का क्या होना चाहिए था? दंत। इसका मतलब मुख सही है, क्योंकि मुख का क्या है? मुंह है। ठीक है, जिह्वा होना चाहिए। जिह्वा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निषिद्ध शब्द का विलोमार्थक शब्द है। निषिद्ध का विलोमार्थक, निषिद्ध का विहित। निषिद्ध का विहित। निषिद्ध मतलब किसी चीज को रोक देना, विहित मतलब प्रवाहित होने देना। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन है।